गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण काव्य पृथ्वीराज रासो पर चर्चा करेंगे। जब भी आदिकालीन साहित्य की चर्चा की जाती है तो उसमें पृथ्वीराज रासो की चर्चा हमेशा ही अपेक्षित रहती है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिस पर आज वर्षों बाद भी जो है विवाद बना हुआ है। कुछ लोग इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ उसको अप्रमाणिक मानते हैं। तो आइए हम इस ग्रंथ से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करते हैं। हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है कि ये प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। इस महाकाव्य की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, हम उन्हीं पर चर्चा अपनी करेंगे। तो आइए इन तथ्यों के माध्यम से पृथ्वीराज रासो पर जो है चर्चा शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जैसा कि आपको पता है, आदिकाल में रासो ग्रंथ परंपरा चली थी, रासो लेखन परंपरा चली थी। जितने भी रासो काव्य हैं उनमें अधिकतर जो है वीर काव्य ही हैं। उनमें जो है वीर रस की ही प्रधानता देखने को मिलती है और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता पृथ्वीराज चौहान के मित्र तथा उनके दरबारी और सामंत चंद्रबरदाई थे। जो चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था और इस महाकाव्य का जो कथानक है वह दिल्ली और अजमेर के हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं शौर्य पर आधारित है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शक्तिशाली राजाओं में से एक था। मोहम्मद गौरी को इसने बहुत बार हराया था। 1191 1192 की तराइन की 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें एक में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी उसको अपने साथ गजनी में पकड़ के ले गया था। बाद में चंद्रबरदाई ने उसका साथ देते हुए गजनी में जाकर के जो है शहाबुद्दीन गौरी को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारे जितने भी दृष्टांत हैं, ये सारी घटनाएं पृथ्वीराज चौहान में क्रम से दे रखी हैं। पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित पृथ्वीराज रासो है, इसमें सारी घटनाएं क्रम से दे रखी हैं और ऐतिहासिक वर्णन दे रखा है, युद्धों का सजीव वर्णन दे रखा है, प्रकृति चित्रण के बारे में बड़ा सुंदर चित्रण है। उस समय के जो विवाह पद्धतियां कैसी थी, साज सज्जा कैसी थी, रण सज्जा कैसी थी, युद्ध के वर्णन कैसे होते थे, वो सारी घटनाएं पृथ्वीराज रासो को एक संपूर्ण महाकाव्य बनाती हैं। रासो काव्यों में पृथ्वीराज रासो विशेष ख्याति प्राप्त काव्य है। इसे रासो काव्यों का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। जितने भी आपके रासो काव्य हैं, बीसल देव रासो है, कुमान रासो है, परमान रासो है, इस तरह से आपका जो पृथ्वीराज रासो है, ये उन सारे रासो काव्यों का प्रतिनिधि काव्य है। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसकी रचना संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से चली आती हुई चरित काव्य शैली में की गई है। चरित काव्य शैली हम उसको कहते हैं जिस काव्य के अंदर, जिस महाकाव्य के अंदर चरित्र की प्रधानता हो। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर भी जो है चरित्र की प्रधानता है। इसमें कहीं ना कहीं जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है ओजस्वी चरित्र दिखाया गया है, कहीं इसमें जो है संयोगिता का चरित्र दिखाया गया है, कहीं इसमें जयचंद का चरित्र दिखाया गया है, कहीं इसमें मोहम्मद गौरी का चरित्र दिखाया गया है, कहीं इसमें चंद्रबरदाई का चरित्र दिखाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक चरित्र प्रधान काव्य है और संस्कृत में और प्राकृत में और अपभ्रंश में जो चरित्र काव्य की परंपरा चली आ रही थी, उसी को आधार बना करके इस काव्य की रचना भी चंद्रबरदाई ने की थी। कवि की भाषा डिंगल एवं पिंगल है। यह भाषा राजस्थान के दरबारों में रासो काव्यों में कवियों द्वारा प्रयुक्त की गई। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा भी डिंगल पिंगल है। डिंगल पिंगल जो है राजस्थान के दरबारों में इस्तेमाल की जाती थी। जितना भी हमारा वीर रस का काव्य लिखा गया है आदिकाल में, रासो काव्य परंपरा जो देखने को मिलती है, उस सभी के अंदर जो है डिंगल पिंगल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये उस समय की राजस्थानी दरबारी भाषा थी। तो पृथ्वीराज रासो भी उसी भाषा के अंदर लिखा गया है। यद्यपि भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से यह उल्लेखनीय महाकाव्य है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता के बारे में अनेक विद्वानों ने संदेह भी व्यक्त किया है। क्योंकि हमारे पास जो है इसके पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं। वृहद संस्करण उपलब्ध होता है, मध्यम संस्करण उपलब्ध होता है, फिर उसके बाद जो है लघु संस्करण उपलब्ध होता है, लघुतम संस्करण उपलब्ध होता है। तो इसके जो 4 एडिशन प्राप्त हुए हैं, इसने कहीं ना कहीं विद्वानों के अंदर संदेह पैदा कर दिया कि इसमें कौन सा जो वॉल्यूम है, कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण जो है प्रमाणिक है। लेकिन हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि यह अपने आप में आदिकाल का एक बड़ा ही प्रमाणिक और बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इस ग्रंथ में वीर और श्रृंगार दोनों रसों का बड़ा सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है।
प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान गार्सा दी तासी ने चंद्रबरदाई को ही इस ग्रंथ का रचयिता माना है। वे इसे पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गार्सा दी तासी ने ही फ्रेंच भाषा में लिखा था। जब मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा वाला लेक्चर दिया था तो उसमें आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है फ्रेंच भाषा में लिखने का प्रयास हुआ था। तो उसी फ्रेंच विद्वान ने, गार्सा दी तासी ने, इस बात को बड़े प्रमाण के साथ कहा कि चंद्रबरदाई ने ही इस ग्रंथ को लिखा है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को लिखा है, क्योंकि वह इसका पृथ्वीराज चौहान का समकालीन मानते हैं। और अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, जो हिंदी के बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हैं, उन्होंने भी चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का राजकवि और सामंत माना है। तो जब पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई को मान लिया गया है, उनका सामंत मान लिया गया है, उनका दरबारी कवि मान लिया गया है, उनका राजकवि मान लिया गया है, उनका मित्र मान लिया गया है, तो मैं समझता हूँ पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता पर ज्यादा संदेह व्यक्त नहीं करना चाहिए। चंद्रबरदाई हमेशा पृथ्वीराज के साथ ही रहते थे। युद्ध, सभा, शिकार आदि में वो सर्वत्र महाराज के साथ रहते थे। जो चंद्रबरदाई थे इस ग्रंथ के लेखक, वो केवल खाली कवि या लेखक नहीं थे, वे तलवार के भी धनी थे। वे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ जाते थे और कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भी करते थे, क्योंकि उस समय का जो आदिकालीन परिवेश था, उस परिवेश में कवि से भी, लेखक से भी अपेक्षा की जाती थी कि वो भी तलवार उठा करके राजा के कंधे से कंधा उठाए। तो चंद्रबरदाई ने भी जो है कहीं ना कहीं इसी परंपरा का निर्वहन किया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उनके मित्र भी थे। तो मित्र होने के नाते उन्होंने जो है युद्ध में उनका साथ भी दिया, और उनका जो शौर्य था, उनकी जो वीर गाथाएं थी, उसको भी पृथ्वीराज चौहान की जो वीर गाथाएं थी उसको पृथ्वीराज रासो के अंदर कहीं ना कहीं दर्ज करने का कार्य किया। जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया था, तभी अपनी पुस्तक, जो ये पुस्तक लिख रहे थे पृथ्वीराज रासो, तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज रासो का लेखन कार्य अपने पुत्र जलहन को दे दिया। और जलहन को देने के बाद वो जो है पृथ्वीराज चौहान को आजाद कराने के लिए योजना बनाते हुए गजनी पहुंचे थे चंद्रबरदाई, क्योंकि पृथ्वीराज रासो उस समय अधूरा था जिस समय शहाबुद्दीन गौरी उनको पकड़ के गजनी ले गया था। ये तराइन की दूसरी लड़ाई की बात है, जब जयचंद के सहयोग से मोहम्मद गौरी ने, जो है जिसको शहाबुद्दीन गौरी भी कहते हैं, उसने धोखे से जो है पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और उसे अपनी राजधानी गजनी में ले गया था। तो उसके पीछे पीछे ही चंद्रबरदाई भी जो है योजना बना के उनको आजाद करने के लिए पहुंचा था। लेकिन जब तक पृथ्वीराज रासो का जो है लेखन कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो उनका जो पुत्र था जलहन, वह भी जो है एक अच्छा लेखक था, और वो भी उस दरबारी कल्चर के अंदर बड़ा हुआ था, तो उसमें भी लेखन की क्षमता थी। तो वह अपना जो है अधूरा ग्रंथ अपने पुत्र जलहन को पूरा करने के लिए दे करके गए थे। ये भी एक मान्यता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रबरदाई के कहने पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण मारकर गौरी को मार दिया, और बाद में दोनों एक दूसरे को कटार मारकर शहीद हो गए। उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान जिस समय थे, दिल्ली सल्तनत में थे, उस समय शब्द भेदी बाण की एक विद्या होती थी। शब्द भेदी बाण की विद्या जो है, उस विद्या में कुछ लोग ही पारंगत होते थे, और उसमें पृथ्वीराज चौहान भी पारंगत थे। तो जो है चंद्रबरदाई ने उनको शब्द भेदी बाण, जब उनको जो है अंधा कर दिया गया था, ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को, और जब उनको पकड़ के वहां लाया गया मोहम्मद गौरी के पास, और चंद्रबरदाई को भी पकड़ के दोनों को वहाँ भेजा गया, तो किसी ने बताया कि जो है जो पृथ्वीराज चौहान है बहुत अच्छा निशाना लगाते हैं। तो गौरी ने सोचा कि चलो इनसे जो है निशाना लगा के देखा जाए। तो उन्होंने अपने आसपास ही कहीं जो है, ऐसा माना जाता है, कोई उनको जो है टारगेट दे दिया, कोई ऐसा बिंदु दे दिया जिस पर जो है पृथ्वीराज चौहान को तीर से निशाना लगाना था। तो जो है उनके साथ चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई को पता था कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण वाली विद्या सीख रखी है, और उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना होता है, क्योंकि वो तो अंधे थे। उन कुछ मानते उनके जो है आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, तो ये विवाद का विषय नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रबरदाई ने उनको शब्दों के माध्यम से बताया कि इतनी दूरी पर मोहम्मद गौरी, जिसको शहाबुद्दीन गौरी भी कहते हैं, वो अपने सिंहासन पर बैठा है, और तुम अपने बाण से इतना बाण को खींच करके ऐसे तरीके से निशाना लगाओ कि ये सीधा जा करके शहाबुद्दीन गौरी को लगे।
तो कहते हैं शब्द वेदी विद्या में पृथ्वीराज चौहान माहिर ही था और उसको शब्दों के माध्यम से चंद्रबरदाई ने समझा दिया था, क्योंकि शब्दों की भाषा पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे तरीके से समझता था और वो बाण जो है सीधा शहाबुद्दीन गौरी को जाकर के लगा और वो मर गया। तो इससे पहले के पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को मोहम्मद गौरी के सिपाही पकड़ते, दोनों ने एक दूसरे को कटार मार करके अपने आप को शहीद कर लिया। ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है। यदि हम बात करें तो पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण उपलब्ध हैं, जिनको हम एडिशन कहते हैं, जिनको हम अलग अलग भाग कहते हैं। उन पर बड़ी चर्चा करनी थोड़ी सी अपेक्षित है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके 4 संस्करण हैं। पहला है वृहद संस्करण। वृहद संस्करण उसको कहते हैं विशाल ग्रंथ, जिसमें विशालता के साथ जो है अनेक तथ्य दे रखे हों। उसके बाद है मध्यम संस्करण, उसके बाद है लघु संस्करण और तीसरा है अति लघु संस्करण। तो जो पहला वृहद संस्करण है ये पृथ्वीराज का जो है विशाल वर्णन है, पृथ्वीराज चौहान का। इसमें जो है विशालता से वर्णन दे रखा है, इसमें जो है बहुत गहराई से वर्णन दे रखा है, एक एक घटना का वर्णन दे रखा है, एक एक ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन दे रखा है। उसमें कहीं ऐतिहासिक तिथियों में तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कोई असमंजस हो सकता है, लेकिन घटनाओं का उसमें वर्णन दिया हुआ है। तो ये जो इसका पृथ्वीराज रासों का जो वृहद संस्करण था, इसे नागरी प्रचारिणी सभा ने इसे प्रकाशित करवाया था। ऐसा माना जाता है जो नागरी प्रचारिणी सभा है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वो अपने आप में हिंदी की एक प्रतिष्ठित संस्था है। तो इस प्रतिष्ठित संस्था द्वारा जो है पृथ्वीराज रासों का जो है एक तरह से प्रकाशन करवाया गया था। ये प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस जो है वृहद संस्करण के अंदर 69 समय दे रखे हैं, 69 समय को हम उस समय जो है सर्ग भी कहते थे, अध्याय भी कहते थे, भाग भी कहते थे। तो आप इन 69 जो इसमें समय दे रखे हैं, आप इनको चैप्टर्स भी समझ सकते हैं, इनको आप अध्याय भी मान सकते हैं, इनको आप सर्ग भी मान सकते हैं। सबका मतलब एक ही होता है। और इसमें ऐसा माना जाता है 16,306 छंदों के बारे में बता रखा है। तो आप समझिए, इसकी विशालता से अंदाजा लगाइए कि पृथ्वीराज रासों में 16,306 छंदों का प्रयोग किया गया है और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो है इसे प्रकाशित कराया गया था। और जो पृथ्वीराज रासों का मध्यम संस्करण है, जो वृहद संस्करण से थोड़ा छोटा है, उसमें 7 आधार छंदों के बारे में बताया गया है। इसकी एक कॉपी जो है बीकानेर के पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है। बीकानेर आपको पता है राजस्थान में है। और मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसे ही प्रमाणिक माना है। मथुरा प्रसाद दीक्षित हिंदी के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने भी खासतौर से राजस्थान में इनका बड़ा नाम है। उन्होंने जो है ये जो बीकानेर के पुस्तकालय में सुरक्षित है प्रति पृथ्वीराज रासों की, जिसमें 7 आधार छंद हैं, उन्होंने इसे ही प्रमाणिक माना है। उसके बाद लघु संस्करण है, इसमें 3500 छंद हैं और इसमें 19 सर्गों के बारे में बताया गया है। 19 इसमें अध्याय हैं, चैप्टर हैं, सर्ग हैं। और इसका संपादन जो है वीपी शर्मा ने किया था। वीपी शर्मा ने इसका संपादन किया था। उनको सबको इकट्ठा करके, उन सारे ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा करके संपादन करके ये जो है इसका लघु संस्करण तैयार किया था, जिसमें 3500 छंद हैं। और उसके बाद एक अति लघु संस्करण भी जो है पृथ्वीराज रासों का उपलब्ध है, उसमें 1300 छंद हैं। और श्री अगरचंद नाहटा ने इसे खोजा था। इसकी कुछ प्रतियां अलग अलग स्थानों पर पाई गई थी। तो इन्होंने अपने पीएचडी के विषय के अंतर्गत जो है इसको अगरचंद नाहटा ने इन सारे तथ्यों को खोजा था और उनको एक जगह इकट्ठा करके अपने संपादन में इस अति लघु संस्करण को निकाला था, जिसमें 1300 छंद हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे प्रमाणिक माना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो गया कि नागरी प्रचारिणी सभा वाले संस्करण को प्रमाणिक माना जाए या 7 आधार छंदों वाले मथुरा प्रसाद दीक्षित ने जिसे प्रमाणिक माना है उसे वास्तविक पृथ्वीराज रासों माना जाए, या लघु संस्करण 3500 छंद वाले लघु संस्करण को प्रमाणिक माना जाए, या 1300 छंद वाले अति लघु संस्करण को प्रमाणिक माना जाए। ये अपने आप में विवाद का विषय है। 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं इसके विवाद को लेकर के। आज भी विद्वान पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर के अभी भी आज भी जो है 100 वर्ष बाद भी एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज रासों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यदि हम आगे बात करते हैं तो चंद्रबरदाई केवल कवि ही नहीं, तलवार का धनी भी था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसका लेखक था वो कहीं ना कहीं तलवार का भी धनी था। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है वो कई विद्याओं में कुशल था। उसे ज्योतिष का ज्ञान था, उसे पुराणों का ज्ञान था, उसे जो है काव्य शास्त्र का ज्ञान था। तो चंद्रबरदाई अपने आप में जो है अलौकिक प्रतिभा का धनी लेखक था। पृथ्वीराज
पृथ्वीराज रासो में नगर, विवाह, युद्ध, आखेट का सजीव वर्णन किया गया है और ऐसा माना जाता है इस ग्रंथ में 68 प्रकार के विभिन्न प्रमुख छंदों का प्रयोग किया गया है। छंद तो और भी प्रयोग किए गए, लेकिन इसमें 68 प्रकार के प्रमुख छंदों का प्रयोग किया गया है जो इसकी विशालता को प्रदर्शित करते हैं, जो इसकी विशालता को प्रकट करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें संकुचित राष्ट्रीयता दर्शाई गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था आदिकाल में जो है सामंत वाली व्यवस्था थी, तो सामंत जो है केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित थे। उनकी राष्ट्रीयता का मतलब होता था 10-20 गांवों पर अधिकार करना, वो सारे देश को राष्ट्रीयता के अंतर्गत नहीं लेते थे। तो कुछ विद्वानों का पृथ्वीराज रासो पर ये आक्षेप है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी प्रकार से जो है संकुचित राष्ट्रीयता का ही प्रदर्शन है। कुछ और संक्षेप में यदि हम कहें तो पृथ्वीराज रासो साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ पाठक को कहीं ना कहीं मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पृथ्वीराज रासो मानसिक शांति इसलिए प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तथ्य हैं, कहीं ना कहीं इसमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली के चौहान राजाओं का वर्णन है, कहीं ना कहीं इसमें जो है शहाबुद्दीन गौरी के बारे में बता रखा है, संयोगिता स्वयंवर के बारे में बता रखा है, सुंदर प्रकृति चित्रण है, उस समय के जो युद्ध के वर्णन हैं, सजीव वर्णन है, उनका कहीं ना कहीं इसमें प्रदर्शन किया गया है। उस समय की जो जितने रीति रिवाज थे उनके बारे में बताया गया है, उस समय की जो युद्ध नीतियां थी उनके बारे में पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतने सारे छंदों का प्रयोग किया गया है जो अन्य किसी महाकाव्य में देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए अपने आप में यदि हम आदिकाल की बात करते हैं और खास तौर से हम जब रासो काव्य परंपरा की बात करते हैं तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की चर्चा के बिना रासो काव्य की चर्चा अधूरी आप समझिए। तो मैं समझता हूं इन बिंदुओं के माध्यम से पृथ्वीराज रासो का एक सामान्य परिचय मैंने आपको कराने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूँगा। अगले किसी लेक्चर में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।